Marriage is considered as one of the most important sacraments in Hindu religion. हिंदू रिलीजन की 10 वो धर्म विधियां जो एक इंसान के परिवार को आगे बढ़ाती है, उनमें से एक ये है कि हर हिंदू को शादी करनी चाहिए अगर वो एक सन्यासी का जीवन व्यतीत नहीं कर रहा। इंडिया के अंदर हिंदूज के बीच में जो मैरिज होती है उसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग में गवर्न किया जाता है। Hello everyone, I am Vansh Nagpal and in today's session we are going to discuss conditions of a valid Hindu marriage under Section 5 of Hindu Marriage Act 1955. सेक्शन 5 के अंदर टोटल 5 कंडीशंस को डिस्कस करा गया है। तो क्या है ये 5 कंडीशंस जिनके पूरा होने पर एक मैरिज को एक वैलिड मैरिज का करार मिलता है इंडिया के अंदर। सो बिना टाइम वेस्ट किए आइए इन कंडीशंस को जानते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन। फर्स्ट कंडीशन इज मोनोगेमी। मोनोगेमी एक इंग्लिश टर्म मोनो और एक ग्रीक टर्म गैमोस को कंबाइन करके बनाया गया है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और गैमोस का मतलब होता है मैरिज। मोनोगैमी का मतलब होता है सिंगल मैरिज। सिमिलरली जब बायगैमी टर्म को यूज किया जाता है तो बायगैमी का मतलब होता है 2 मैरिजेस, और जब एक से ज्यादा मैरिज करी जाती है जहां नंबर स्पेसिफाइड नहीं होता तो ऐसे केस में उसे पॉलीगैमी रेफर किया जाता है। सेक्शन 5 क्लॉज 1 के अंदर पॉलीगैमी को प्रोहिबिट करा गया है। सेक्शन 5 क्लॉज 1 में यह बोला गया है कि किसी भी पार्टी के शादी करते टाइम कोई लिविंग स्पाउस जिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है, कोई लिविंग स्पाउस जिंदा होता है, तो सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ऐसी दूसरी शादी स्टार्टिंग से ही नल और वॉइड होगी। बायगैमी एक पीनल ऑफेंस है जिसकी सजा सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड में दी गई है। जहां एक इंसान दूसरी शादी करता है पहले स्पाउस के होते हुए, तो ऐसे केस के अंदर उसे 7 साल तक की इंप्रिजनमेंट की सजा अलॉन्ग विद फाइन दी जा सकती है। और अगर ऐसा कोई इंसान दूसरी शादी करते हुए पहली मैरिज की इंफॉर्मेशन को दूसरी पार्टी से छुपाता है, तो छुपाने के लिए, कंसीलमेंट के लिए यहां पे ऐसे इंसान को 10 साल तक की इंप्रिजनमेंट की सजा हो सकती है अंडर सेक्शन 495 ऑफ इंडियन पीनल कोड। इंडिया के अंदर कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐसी है जिन्हें एग्जेम्प्ट करा गया है बाइगैमी की पनिशमेंट से। यहां पे पॉलीगैमी को अलाउ करा गया है ओनली व्हेन इट इज अलाउड बाय द कस्टम्स। जब कोई लॉन्ग लास्टिंग कस्टम्स ऐसे ऑलरेडी चल रहे हैं जहां सदियों से एक से ज्यादा शादियां करी जा रही है शेड्यूल टाइप्स के अंदर, तो ऐसे केस के अंदर उन्हें यहां पे अलाउ कर रखा है, उन्हें इसकी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। एएन मुखर्जी वर्सेस स्टेट 1969 के केस में कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि किसी भी इंसान को बाइगैमी के लिए सिर्फ तभी पनिश करा जा सकता है अगर उसकी पहली मैरिज प्रॉपर हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग में की गई हो। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे दूसरी मैरिज में बाइगैमी के लिए पनिश नहीं करा जाएगा। सेकेंड कंडीशन फॉर वैलिड हिंदू मैरिज इज मेंटल कैपेसिटी। मेंटल कैपेसिटी स्टार्टिंग से एक क्लॉज नहीं है, ये इसे बाद में 1976 के मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट करा गया है। सेक्शन 5 क्लॉज 2 में ये बोला गया है कि 3 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, तभी एक वैलिड मैरिज का टाइटल मिल सकता है। तो यहां पे ये बोला गया है कि कोई भी पार्टी इनकेपेबल नहीं होनी चाहिए अपना वैलिड कंसेंट देने के लिए ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। दूसरा, कोई भी ऐसे टाइप का मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वो पार्टी या तो मैरिज के लिए अनफिट हो या फिर आगे किसी चाइल्ड को प्रोक्रिएट ना कर पाए। और तीसरा, सच पार्टी शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू रेकरेट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। तो यहां पे इन तीनों कंडीशंस के होने की वजह से ऐसी किसी भी मैरिज को वॉइडेबल बोला जा सकता है अंडर सेक्शन 12(1)(b) ऑफ द एक्ट। वॉइड और वॉइडेबल के डिफरेंस को ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने उस सेशन को अब तक नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस सेशन को भी देख सकते हैं। थर्ड कंडीशन इज एज ऑफ द पार्टीज। एट द टाइम ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ द एक्ट, लड़के के लिए शादी की लीगल एज जो थी वो 18 ईयर्स थी और एक लड़की के लिए शादी की लीगल एज 15 ईयर्स हुआ करती थी। पर इस एज को 1976 के अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बढ़ा दिया गया था। लड़के के केस में इस एज को 21 ईयर्स कर दिया गया था और एक लड़की के केस में लीगल एज को 18 ईयर्स कर दिया गया था। तो यहां पे 21 ईयर्स से नीचे या 18 ईयर्स के नीचे अगर कोई लड़का या कोई लड़की शादी करते हैं तो ऐसी मैरिज को चाइल्ड मैरिज बोला जाएगा। इंडिया के अंदर अगर चाइल्ड मैरिज के स्टेटस की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग चाइल्ड मैरिज ना वॉइड है अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ना ही वो वॉइडेबल है अंडर सेक्शन 12। बट यहां पे ये पनिशेबल जरूर होती है अंडर सेक्शन 18A ऑफ द एक्ट। सेक्शन 18A में ये बोला गया है कोई भी इंसान जो चाइल्ड मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे 2 साल तक की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट की सजा दी जा सकती है। साथ में वहां पे 1 लाख रुपए तक का फाइन भी लगाया जा सकता है।
या फिर दोनों सजाएं भी दी जा सकती है। नेक्स्ट कंडीशन इज प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान की प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में तब माना जाता है जब वो इंसान या तो उसका लीनियर असेंडेंट होता है या फिर उसके किसी सिबलिंग का या लीनियर असेंडेंट का या लीनियर डिसेंडेंट का हस्बैंड या वाइफ रह चुके होते हैं, या फिर वो उस इंसान की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी के रिलेशनशिप्स का अगर हम समझना चाहें तो जैसे कोई ब्रदर और सिस्टर का रिलेशनशिप, अंकल और नीस का रिलेशनशिप, आंट और नेफ्यू का रिलेशनशिप, या फिर फर्स्ट कजन्स का रिलेशनशिप, ऐसे सभी रिलेशनशिप्स को प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में माना जाता है। तो अगर कोई इंसान अपने किसी ऐसे इंसान से शादी करता है जो उसके प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं, तो ऐसी शादी को अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वॉइड एब इनिशियो माना जाता है। स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाता है अनलेस एंड अनटिल उस इंसान के कस्टम्स उसे अलाउ करे कि वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर शादी कर सकता है। यहां पे अगर कोई इंसान ऐसी शादी करता है तो वॉइड होने के साथ साथ सेक्शन 18B के अंडर ऐसे इंसान को 1 महीने तक की इंप्रिजनमेंट और साथ में फाइन तक की सजा हो सकती है। लास्ट कंडीशन इज सपेंडर रिलेशनशिप। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का सपेंडर तब कहलाता है जब या तो वो इंसान उस इंसान का लीनियर असेंडेंट हो या फिर ये दोनों ही इंसान एक कॉमन लीनियर असेंडेंट को शेयर करते हो विद इन द डिग्रीज ऑफ लिमिट ऑफ सपेंडर रिलेशनशिप। अब ये लिमिट ऑफ सपेंडर रिलेशनशिप क्या होती है? किसी भी इंसान की अगर सपेंडर रिलेशनशिप की लिमिट को कैलकुलेट करा जा रहा होता है तो उसके फादर की साइड से 5 जनरेशंस तक और उसकी मदर की साइड से 3 जनरेशंस तक अगर कोई भी इंसान कोई कॉमन लीनियर असेंडेंट होता है तो ऐसे केस के अंदर वो लिमिट ऑफ सपेंडर रिलेशनशिप के अंडर आते हैं। कभी भी अगर कोई इंसान सपेंडर रिलेशनशिप के अंडर मैरिज करता है तो ऐसी मैरिज स्टार्टिंग से ही वॉइड होती है अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट अनलेस एंड अनटिल उसके कस्टम्स अलाउ करे कि वो सपेंडर रिलेशनशिप के अंडर मैरिज कर सकता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सपेंडर रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के डिफरेंस को डिस्कस करते हुए वीडियो बना रखी है जिसमें सपेंडर रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी मैंने सिखा रखा है। तो अगर आपने वो सेशन अब तक नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस सेशन को भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस सेशन का लिंक छोड़ दूंगा। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 की सारी कंडीशंस को लर्न करने के लिए एक सिंपल एब्रिविएशन है मैरिज मैप्स, जिसे आप याद कर सकते हैं एम मैप्स। फर्स्ट एम यहां पे रिप्रेजेंट करता है मोनोगेमी को, सेकेंड एम रिप्रेजेंट करता है मेंटल कैपेसिटी को, ए यहां पे यूज होता है एज ऑफ द पार्टीज के लिए, पी यूज हो रहे हैं यहां पे प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के लिए, और एस रिप्रेजेंट कर रहा है सपेंडर रिलेशनशिप को। एम मैप्स, आप इस कोड वर्ड को या कोड एब्रिविएशन को 3 बारी 4 बारी बोलेंगे तो आई एम श्योर कि आपको ये याद हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ऑल्सो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। इससे हमारी सारी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।